नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जिस पार्ट पर बात करेंगे उसका नाम है घर बाहर, जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री रही हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि रहे हैं, जिनमें से ये एकमात्र स्त्री कवित्री रही थी। इसके साथ साथ महादेवी वर्मा का नाम इसलिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारतीय नारीवाद की जब हम बात करते हैं तो महादेवी वर्मा का नाम लिए बिना हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, जिनमें से उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो कि 1942 में प्रकाशित हुई थी। और जिस चैप्टर की हम बात आज यहाँ करने वाले हैं, घर बाहर, उसी कृति में उनका ये लेख प्रकाशित हुआ था और ये उनका 5वां लेख था इसमें छपा हुआ। यह लेख नारीवादी मुद्दों को लेकर लिखा गया एक लेख है और इस रचना को, श्रृंखला की कड़ियाँ को, भारतीय स्त्री विमर्श की प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें स्त्री की जो तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में स्त्री की क्या दशा थी, क्या दिशा थी और उसके क्या संघर्ष रहे हैं और किन संघर्षों को उसे झेलना भी बाकी है, इन सब पर चर्चा करते हुए इसे लिखा गया है। और इसी थीम पर आधारित ये वाला जो है पार्ट भी आपके जो सिलेबस में लगा हुआ है, ये विशेष रूप से हिंदी बी में पढ़ाया जाता है। जैसे कि इसका शीर्षक है घर बाहर, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जिस परिस्थिति की बात की जा रही है वो एक परिस्थिति घर है और दूसरी परिस्थिति बाहर है। बाहर यानी कि कार्य क्षेत्र। और क्योंकि स्त्री से जुड़ा हुआ है तो स्त्री की घर की सीमा और उसके बाहर की सीमा को लेकर जो भी संघर्ष रहा है स्त्री के जीवन में, और उस संघर्ष को लेते हुए वो किस दिशा में मुड़ा है और किस तरीके से वो सामने आया है भारतीय संदर्भों में, उसको लेकर इसमें चर्चा की गई है। इसमें सबसे पहली बात उन्होंने कही कि युगों से स्त्री का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो घर रहा था। घर की 4 दीवारी ही उसका कार्य क्षेत्र रहा था। स्त्री के लिए निर्धारित किया गया था कि उसके जीवन का जो क्षेत्र रहेगा वो घर की 4 दीवारी रहेगी और उसके अंदर जितने भी काम है, घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संतान का पालन पोषण करने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर को चलाने के लिए, जितनी भी घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितने भी काम थे, उन कामों को करना ही उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया था। और एक कार्य क्षेत्र इसलिए निर्धारित किया गया था कि क्योंकि ये माना गया था कि स्त्री स्वभाव से कोमल होती है और मातृत्व और संतान पालने का जो जिम्मा है उसी का होना चाहिए। इन गुणों के कारण उसके लिए ये कार्य क्षेत्र जो है निर्धारित किया गया था। महादेवी वर्मा ने इतिहास में नज़र मारते हुए, उन्होंने अपनी दृष्टि दौड़ाते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम चाहे आदि काल की बात करें, मतलब जो प्राग ऐतिहासिक काल था, अगर हम उसकी बात करें, वहाँ भी स्त्री की स्थिति मतलब उसे अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में रहने की ज़रूरत पड़ती थी। साम्राज्यवादी युग रहा हो या फिर हताशा और निराशा से भरा हुआ वो युग हो जहाँ पर मानव प्रजाति पूरी तरीके से हताश थी, जहाँ भारत पर बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे, भारत अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, तो उसमें एक लड़ाई देश के साथ साथ स्त्री समाज की भी चल रही थी। और उन्होंने ये यहाँ स्पष्ट किया है कि इतिहास के किसी भी युग को उठाकर देख लीजिए, इतिहास के पन्नों में से किसी भी पन्ने को उठाकर देख लीजिए, स्त्री का जो परम कर्तव्य और जो उसका कार्य मुख्य रूप से माना गया वो सिर्फ पुरुष को संतुष्ट करना माना गया। पुरुष और उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहयोगी के रूप में उसको वहाँ पर रखा गया। और ये सहयोगी उन अर्थों में सहयोगी नहीं था जिन अर्थों में आज स्त्री को सहयोगी हम मानते हैं। उन्होंने यहाँ उदाहरण देते हुए द्रौपदी का जिक्र किया है कि चाहे द्रौपदी को 5 पतियों को स्वीकार करने की स्थिति हो या फिर सीता
का मन कर्म वचन से अपने पति के साथ जुड़ा हुआ होना हो, या फिर राजपूत स्त्रियों का पति की चिता के साथ जल जाना हो, हर युग में स्त्री को जो कार्य करना उसका परम कर्तव्य था वो सिर्फ पुरुष से बंधा हुआ कार्य ही था, वही कार्य था जो पुरुष को संतुष्ट कर सकता था। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को रखते हुए ये स्पष्ट किया है कि लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। अब मैं जितनी भी बातें आपके सामने साथ डिस्कस कर रही हूँ उसको सुनते हुए आप अपने दिमाग में ये बात ज़रूर रखिएगा कि ये लेख जो है 1942 में लिखा गया था और आज हम 2020 में इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो बातें कही गई हैं उन बातों से आगे स्त्री समाज बहुत पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ जिस दौर में आज हम हैं और आज हम जिस स्थिति को देख रहे हैं अपने लिए एज अ वुमेन, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है और उन संघर्षों को ही इस जो है पाठ में बताया गया है, उस दशा को इस पाठ में बताया गया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जैसी परिस्थितियां पहले थी आज वैसी परिस्थिति नहीं है। स्त्री अपने लिए अपना कार्य क्षेत्र जो है वो विस्तृत करने की ओर अग्रसर हो रही है, क्योंकि 1942 में ये लेख लिखा गया था। उस समय पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरे जोर शोर पर था और स्वतंत्रता के हम बहुत निकट भी थे। उस समय अगर हम स्वतंत्रता आंदोलन की ही बात करें तो हम ये पाएंगे कि गांधीवादी युग से शुरू होते हुए उससे पहले भी जब रानी लक्ष्मीबाई रही है और भी कई स्त्रियां इतिहास में रही हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, लेकिन गांधी युग के बाद तो आम स्त्रियां भी घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी थी। तो ये परिस्थिति जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो परिस्थिति थी ये इस बात को स्पष्ट करती थी कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र अब घर की चार दीवारी तक नहीं रहा है। वो जब राष्ट्रीय राजनीति में भी सहयोग दे सकती हैं तो उनका कार्य क्षेत्र घर तक सीमित कर देना या मान लेना कि उनका कार्य क्षेत्र यही है, ये बिल्कुल अनुचित होगा और ये अज्ञान का एक प्रतीक भी होगा। इसके बाद वो इस बात पर चर्चा करती हैं कि स्त्री के लिए अब इस युग में पुरुष भी उस तरीके का पुरुष नहीं है जो प्रागैतिहासिक काल से लेकर जब स्त्रियों को का सती प्रथा या ये जौहर प्रथा ये सब रही हैं, उस समय तक पुरुष जिस भूमिका में उसके साथ जुड़ा रहा था, अब जब स्त्री घर से बाहर कदम रख रही है तो पुरुष की भूमिका भी उस तरीके की नहीं रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब पुरुष स्त्री के लिए वो अहेरी यानी कि शिकारी नहीं है जो कि शिकार करके लाए और स्त्री को लाकर अपने मारे हुए पशु या पक्षी दे कि तुम खाने की व्यवस्था करो। ना ही पुरुष उसके लिए वेद काल का वो पुरुष है जिसके साथ बैठकर उसको यज्ञ में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी है, योगदान देना है। अब पुरुष उसके लिए वो नहीं रह गया है और ना ही पुरुष उसके लिए वो रह गया है कि जो उसकी रक्षा के लिए तलवारबाजी करता था, युद्ध लड़ता था। अब पुरुष वो भी नहीं रह गया है। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा इस बात को भी स्पष्ट करती हैं कि स्त्रियां जब अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित करें तो पुरुष भी उस समय पर उसकी जो स्थिति है वो भी एक उलझन में भरी स्थिति है। क्योंकि पुरुष का जो पालन पोषण हमेशा से रहा है वो एक पितृसत्तात्मक मानसिकता के साथ रहा है। पुरुष को हमेशा से ही ये सिखाया जाता रहा है कि स्त्री आपसे निचले दर्जे की है, दोयम दर्जे की है और स्त्री के अधिकार आपके समान नहीं है। तो ये इस मानसिकता में जब पुरुष को पाला गया है तो ये इस मानसिकता को लिए हुए पुरुष इस स्थिति को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि स्त्री का कार्य क्षेत्र उसके बराबर बाहर का हो, क्योंकि हमेशा से ये चीज़ डिसाइडेड रही है कि स्त्री का कार्य क्षेत्र घर रहेगा तो पुरुष का कार्य क्षेत्र बाहर रहेगा। तो इस उलझनमयी स्थिति में जब स्त्री अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत कर रही है तब पुरुष को भी ये मानना पड़ेगा कि स्त्री जो है उसकी परिस्थितियों के साथ उसकी सहभागिनी रहेगी और अगर वो इस परिस्थिति के साथ समझौता नहीं करेगा और नहीं इसे अपनाएगा तो फिर जो है स्थिति पुरुष के लिए भी खराब होगी और स्त्री के लिए भी खराब होगी। इसके बाद उन्होंने
ये बात भी क्लियर की है कि अब जो स्त्री है वो रमणी या भार्या मात्र नहीं रह गई है, यानी कि सिर्फ वो पत्नी नहीं रह गई है, घर के बाहर का समाज जो है उसमें भी उसका एक विशेष अंग निर्धारित हो गया है। वो अब भारत के एक महत्वपूर्ण नागरिक भी बन गई है। उन्होंने स्त्री को, क्योंकि इससे पहले जो है नागरिक मानने से भी इनकार किया गया था। अब अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो स्त्री विमर्श भी अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो ये स्त्री आंदोलन हुए हैं भारत में, तो ये बहुत बाद में हुए हैं, लेकिन पश्चिमी संदर्भों में ये बहुत पहले से शुरू हो चुका था। और जहाँ स्त्री को ये कहकर कि वो एक अच्छे नागरिक का पालन पोषण कर सकती है, लेकिन वो स्वयं नागरिक नहीं हो सकती, क्योंकि वो तर्कशील नहीं होती, क्योंकि वो उसका स्वभाव कोमल होता है और वो भावुक होती है। इस आधार पर उन्हें नागरिक मानने से इनकार किया गया था पश्चिमी संदर्भों में। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुए तो इन तर्कों को सिरे से खारिज किया गया और स्त्री को नागरिक का दर्जा भी मिला, और हम भी आज नागरिक के तौर पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि अब स्त्रियां जो हैं सिर्फ पत्नी बनकर नहीं रह गई हैं, वो एक देश की नागरिक भी हैं, वो एक देश का निर्माण भी करती हैं, एक राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन उसके बावजूद स्त्री के सामने संतान पालन, मातृत्व और जाने कितने सारे कर्तव्य जो सिर्फ स्त्री होने के नाते उससे जोड़ दिए गए हैं, उन सब अपने कर्तव्यों के बीच में वो ये कभी कभी ये किम कर्तव्य विमूढ़ महसूस करती है। यानी कि किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इस उलझन में जब व्यक्ति फंस जाता है तो वो किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति होती है। तो कह रहे कि स्त्री के साथ भी ऐसा होता है कि वो बहुत सारी परिस्थितियों में नागरिक होने के बावजूद, अपना कार्यक्षेत्र बाहर विस्तृत करने के बावजूद ऐसी परिस्थितियों में अक्सर फंसती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसे अपना जो उसने कार्यक्षेत्र निर्धारित कर लिया है अपने लिए, बाहर का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया है, क्या उसे उसके साथ रहना चाहिए, क्या उसे मातृत्व के साथ रहना चाहिए, क्या उसे घर की व्यवस्था ही संभालनी चाहिए, या फिर दोनों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, या फिर किसी एक का त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरीके की जो परिस्थिति है स्त्री के सामने बार बार खड़ी होती है। इसके बाद उन्होंने इस बात पर चर्चा की है कि पश्चिमी संदर्भों में ये सारे स्त्रीवादी आंदोलन जो हैं बहुत पहले से शुरू हो चुके थे, और वहाँ की स्त्रियाँ भारत की स्त्रियों की तुलना में अधिक जागृत हैं। उनके लिए वो जो पश्चिमी देशों की जो स्त्रियां हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हैं कि स्त्री के लिए भी घर उतना ही है जितना पुरुष के लिए घर है। यानी कि घर स्त्रियों के लिए ज़्यादा नहीं हो सकता, उतना ही घर उसके लिए भी है जितना कि पुरुष के लिए है। साथ ही उन्होंने ये भी वो इस निष्कर्ष पर भी पहुंची हैं कि जिस प्रकार पुरुष अपने लिए कार्य क्षेत्र निर्धारित कर सकता है, उसी तरीके से स्त्रियां भी अपने लिए कार्य क्षेत्र निर्धारित कर सकती हैं, और जीवन की कोई भी व्यवस्था उसके इस निर्धारण की प्रक्रिया में आड़े नहीं आ सकती। साथ ही उन्होंने ये भी मान लिया है कि उनका जो मातृत्व है या फिर उनका जो पत्नीत्व है उनके किसी भी लक्ष्य में आड़े नहीं आ सकता, और घर की संकीर्ण सीमाएं उसे किसी भी आधार पर बांधे नहीं रख सकती। उसकी इच्छाओं के सामने वो इनमें से कोई भी बात आड़े नहीं आ सकती। लेकिन भारत के संदर्भ में स्थिति वैसी नहीं है, भारतीय स्त्रियां वैसा विचार नहीं करती हैं। उन्होंने ये माना है कि इसका जो प्रमुख कारण था वो निरक्षरता है। जिस समय उन्होंने ये लेख लिखा था, प्रकाशित हुआ है, उस समय भारत में स्त्रियों की शिक्षा दर जो थी वो 1% थी। तो उस परिस्थिति में स्त्री का इस प्रकार से सोचना कि उसको जिस तरीके से पश्चिमी संदर्भों में स्त्री सोच रही थी वो बहुत सहज नहीं था और आसान नहीं था। तो उन्होंने ये कहा है कि
स्त्रियां जो हैं, स्त्रियों के लिए तर्क इस तरीके से सोचना अपने कार्य क्षेत्र के बारे में और पुरुष के साथ रहकर ये सोचना और पुरुष के अधिकारों के साथ अपने अधिकारों को देखना, बराबरी के आधार पर उन अधिकारों को देखना भारतीय स्त्री के लिए अभी उसके लिए समय लगेगा, इस बात की ओर उन्होंने इशारा किया था। इसके बाद उन्होंने ये भी बात यहाँ पर की कि संसार में जितने भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों की शुरुआत कुछ गिने चुने लोगों ने ही हमेशा की है, बाकी के सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ उनका अनुकरण करते हैं। इसमें उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की है, जब लोग अनुकरण करते हैं तो जिस उद्देश्य से उस परिवर्तन को किया जा रहा है, अगर उसी उद्देश्य को लेकर अनुकरण किया जाए तो यह अनुकरण करने की जो प्रक्रिया है उस परिवर्तन को सार्थक करती है। और यही जो है स्त्रियों के संदर्भ में भी रहा है। भविष्य की बात करते हुए वे कहती हैं कि हम ये मानते हैं कि स्त्री समाज में इस तरीके के परिवर्तन, जब स्त्रियां अपने बारे में इस तरीके से सोचेंगी, इस तरीके के जब परिवर्तन आएंगे तो उसके पीछे भी कुछ इसी तरीके की विदुषी स्त्रियों का ही हाथ रहेगा, इस चीज़ की वे आशा करती हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जब स्त्रियां शिक्षित होने लगी हैं तो स्त्रियां अपने लिए अपना कार्य क्षेत्र भी देख रही हैं और घर और बाहर इन दोनों ही परिस्थितियों में एक सामंजस्य भी स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। और चाहे फिर वो इसमें सफल रही हो, असफल रही हो, इसमें उनकी निंदा हुई हो, उन्हें स्वीकार किया गया हो, ना किया गया हो, ये एक अलग ही डिबेट का एक मुद्दा बन सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षित स्त्रियों की भी स्त्रियों की स्थिति पर भी विचार करते हुए उन्होंने कुछ बिंदु सामने रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे समाज में कुछ शिक्षित बहनें ऐसी भी हैं जो केवल गृहिणीपन में संतोष नहीं पाती हैं और वो सार्वजनिक जीवन में उतरकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर लेना चाहती हैं। और इसमें वो ये भी मानती हैं कि जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो पहला कर्तव्य है यानी कि घर और बाहर के बीच सामंजस्य स्थापित करने में उन्हें किसी एक की उपेक्षा करने पर उनकी बाध्यता होती है, तो वो पहले की उपेक्षा करने में भी पीछे नहीं हटती हैं। दूसरा उन्होंने बिंदु ये रखा कि कुछ स्त्रियां ऐसी हैं कि जो घर और बाहर यानी कि अपने संतान और अपने गृहस्थ जीवन में जो उनकी शक्ति लगी होती है वो और बाहर का जो उनका कार्य क्षेत्र है उनके बीच में सामंजस्य भी स्थापित कर लेती हैं। तीसरी तरीके की स्त्रियां उन्होंने शिक्षित स्त्रियां उन्होंने वो बताई हैं कि जो शिक्षित तो हैं लेकिन अपने उनका जो गृहस्थ जीवन और सामाजिक जीवन का जो संघर्ष है वो उससे इतना डर जाती हैं कि वो कभी भी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करती। उन्होंने चौथे तरीके की स्त्रियों के बारे शिक्षित स्त्रियों के बारे में कहा है कि चौथा जो खेमा स्त्रियों का है वो ये है कि वे पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकली हैं। इसी खिन्नता और इसी अफसोस के साथ उनका जो है समय बीतता रहता है और वे अपनी परिस्थिति से समझौता भी किए रखती हैं। तो भारत में उन्होंने ये देखा कि इस तरीके शिक्षित स्त्रियों में भी इस तरीके की स्त्रियों का संघर्ष चल रहा है कि कुछ उन परिस्थितियों से समझौता कर रही हैं, कुछ अलग अपने लिए करने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये जो संघर्ष है घर और बाहर का संघर्ष ये मजदूर वर्ग की स्त्री के लिए नहीं है, ये दरिद्र और श्रमजीवी स्त्रियों के लिए नहीं है। ये जो समस्या है घर के बाहर अपना अस्तित्व खोजने की, ये समस्या जो है अशिक्षित स्त्रियों की नहीं है, ये शिक्षित स्त्रियों की समस्या के रूप में सामने आ रही है। इसके बाद उन्होंने ये भी माना कि ये जो घर और बाहर का प्रश्न है ये केवल उच्च मध्यम और साधारण वित्त ग्रस्त की स्त्रियों से संबंध रखता है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि वर्तमान परिस्थितियों में ये कितना संभव हो पाएगा, कितना असंभव हो पाएगा, ये बात भविष्य ही बता पाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट की है कि पुरुष ने हमेशा से स्त्री को जो है अपने ऐश्वर्य का एक साधन माना है और उन्होंने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन का साधन भी स्त्री को माना है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो संपन्न कुल की स्त्रियां होती थी उनके लिए
तो ये चीज़ सोचने का भी विषय नहीं होती थी कि उन्हें कभी अपना कार्य क्षेत्र बदलने की ज़रूरत है या उन्हें घर की चारदीवारी से बाहर जाने की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनके सामने ये प्रश्न नहीं होता था कि उन्होंने संतान पालन में अपना जीवन व्यतीत करना है या घर की व्यवस्था बनाए रखने में अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि उन्हें इतना ऐशो आराम दिया जाता था कि उनके लिए ये सब कार्य ज़रूरी नहीं होते थे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी माना है कि उनका जो एक काम होता था वो अलंकारों से अलंकृत होकर घर के ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना होता था और वो इसी में ही अपने जीवन की इतिश्री मान लेती थी। तो उनके लिए स्वतंत्रता जो थी वो इसी बात के इर्द गिर्द घूमती थी और राजमहल में रहने वाली स्त्रियां घर के बाहर के बारे में सोचती भी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब इन्हीं में से कुछ स्त्रियां शिक्षित भी हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने इस घर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। आगे चलकर वो मध्यम और निम्न मध्य वर्ग की श्रेणी की स्त्रियों के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि उनकी जो परिस्थितियां होती हैं, उनकी जो आर्थिक परिस्थिति होती है, उन परिस्थितियों ने उन्हें ये सुविधा दी कि वे अपना कार्यक्षेत्र बाहर भी देखें और घर के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वे भी आर्थिक सहयोग दें और बाहर नौकरी करने के लिए वो निकल सकें। उन्होंने ये भी माना, उन्होंने ये भी बताया कि आज वे परिस्थितियां नहीं मिलती जिन्होंने पुरुष का कार्यक्षेत्र बाहर और स्त्री का जो कार्यक्षेत्र है वो घर तक सीमित किया था। महादेवी वर्मा ये मानती हैं कि जब स्त्री का कार्यक्षेत्र बाहर हुआ तो उसके लिए परिस्थितियां बदलनी बहुत ज़रूरी थी और परिस्थितियां धीरे धीरे बदल भी रही थी, लेकिन परिस्थिति बदलने की जो स्पीड थी वो इतनी धीमी थी कि वो बदलाव बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य का स्वभाव ये रहा है, खासकर भारतीय संदर्भों में, कि जो चीज़ बोली मतलब मान लीजिए कोई बात हमारे पूर्वजों ने हमें कही है तो हमने उसे एज इट इज़ मान लिया, लेकिन उस पर तर्क करने की ज़रूरत हमने कभी नहीं समझी। हमने जैसे कि स्वर्ग नर्क का एक कॉन्सेप्ट है, हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, उनकी क्या परिणति है और कौन वहाँ जाता है, जाता भी है नहीं जाता है। हमने सिर्फ स्वर्ग की एक परिकल्पना कर ली और एक नर्क की परिकल्पना कर ली। लेकिन आज जिस समय ये वो लिख रही थी महादेवी वर्मा, उस समय भारत आधुनिकता को अपना चुका था और आधुनिकता का जो पहला ही बिंदु होता है वो होता है तर्क करना। तो जब तर्कशील समाज उत्पन्न हुआ तो ये जितने भी मूल्य रहे हैं, इन सब मूल्यों को तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर खरा उतरना ज़रूरी होने लगा। तो तर्क जब होने लगे तो चीज़ों को एज इट इज़ मान लेना ज़रूरी नहीं समझा गया। यही बात जो है स्त्रियों की स्थिति पर भी लागू हुई और स्त्रियां ये बिल्कुल नहीं मतलब तर्क इस पर भी रहा कि जो स्त्रियों की सामाजिक व्यवस्था हमेशा से रही है उस व्यवस्था पर तर्क किया जाने लगा और जब ये तर्क किया जाने लगा तो स्त्रियों की स्थिति में जो है परिवर्तन प्रारंभ हुए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ही होता आया है को ही सच नहीं माना जाएगा और उन्होंने ये भविष्य के लिए भी ये जो है बात स्वीकार की कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कि सब कुछ पहले से चला आ रहा है तो वैसा ही होता रहेगा, खासकर स्त्रियों के संदर्भ में। आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये बात बिल्कुल बदलनी शुरू हो जाएगी। जो चीज़ पहले हुई है वो चीज़ बाद में वैसे ही स्वीकार नहीं की जाएगी और इसका जो है इस चीज़ का हम परिणाम आज अपने खुद के जीवन में भी देख रहे हैं। एज अ वुमेन मैं खुद जो है इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि अब पुरानी परिस्थितियाँ उतनी नहीं रही हैं जितनी पहले रहती थी। हालांकि ये भी एक सच है कि आज भले ही 2020 में हम बैठे हैं, उसके बावजूद आज भी भारत में बहुत बड़ा स्त्री समाज ऐसा है जो
अपने अधिकारों से वंचित है, जो अपनी परिस्थिति में आज भी शोषित है, जो पुरुषवादी व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत आज भी दबी हुई है, जिसे अपनी स्वतंत्रता के बारे में पता भी नहीं है, जिसे अपने अधिकारों का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर हम पहले की परिस्थिति से आज की तुलना करते हैं, परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन अभी और बहुत सारा परिवर्तन बाकी है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर महादेवी वर्मा आगे शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहती हैं कि शिक्षा जो है इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि तर्क सिर्फ पुरुष ना करे, स्त्री भी करे और अपनी स्थिति को स्वयं भी जांचे। स्त्री के लिए आंदोलन करना या उसके अधिकारों के लिए लड़ना सिर्फ पुरुष का काम नहीं है, या पुरुष ही उसके बारे में ना बोले, स्त्री को खुद भी इसके लिए उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पुरुष की स्थिति और स्त्री की स्थिति की तुलना करते हुए उन्होंने ये बताया कि पुरुष का अधिकतर समय जो है वो बाहर व्यतीत होता है, उसके लिए घर विश्राम की जगह है और उसके भोजन ग्रहण करने की जगह है, और उसके लिए जो स्त्री है स्त्री उसके घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए और उसके जीवन में संतुष्टि के लिए स्त्री का स्थान है। लेकिन जो स्त्री है उसको सिर्फ इतनी स्वतंत्रता दी जाती रही है कि वो एक छोटे से झरोके से बाहर की दुनिया को देख ले और उसमें ही संतुष्ट रहे। लेकिन इस स्थिति को अब हर स्त्री स्वीकार कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। इस बात पर महादेवी वर्मा ने जोर दिया है कि अब स्त्री स्वतंत्रता को पुरुष के नज़रिए से नहीं देखेगी। अब स्त्री जो है अपनी स्वतंत्रता को अपने नज़रिए से देखेगी, वो किसी छोटे झरोके से नहीं देखेगी, बल्कि घर के बाहर का जो मुख्य द्वार है उस द्वार के बाहर निकलकर उस अपनी स्वतंत्रता को देखेगी। इसी मुख्य द्वार से बाहर जाकर अपनी स्वतंत्रता को देखने के क्रम में ही स्त्री ने ये सिद्ध किया है कि वो पुरुष के समान ही अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ घर के साथ साथ बाहर भी कर सकती है, और सिर्फ अगर बाहर करती है तो भी पुरुष के समान ही वो हर क्षेत्र में अपना जो है अपना 100% अपना काम कर सकती है। इसी स्थिति में उन्होंने ये भी बात कही कि अपनी परिस्थिति को सुलझाना भारतीय संदर्भों में खासकर बहुत ज़रूरी है, कि हम ये मानते हैं कि पुराने आदर्श स्त्रियों के लिए जो बने हुए हैं उन आदर्शों को ही ध्यान में रखकर स्त्री बाहर कदम रखे तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक हम पुरानी परंपराओं को नहीं त्यागते हैं, जिनमें कुछ त्रुटियां हैं, जिनमें कुछ खामियां हैं, जिनसे स्त्री समाज हमेशा से शोषित रहा है, जब तक हम उनका त्याग नहीं करेंगे तब तक आगे के बारे में सोच पाना मुश्किल होता है। और इस चीज़ को मान लेना कि प्राचीन आदर्शों के साथ स्त्री को समझौता करते हुए अपना कार्यक्षेत्र देखना होगा, तो ये बिल्कुल ही अनुचित बात होगी। इसके साथ उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास मेन टेक्स्ट है तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क भी कर लीजिएगा। उन्होंने ये कहा है, मैं इसे पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। हम स्त्री के जीवन को चारों ओर फैली हुई जटिलता में भी आदिम काल के जीवन जैसा सरल बनाकर रखना चाहते हैं, परंतु यह तो समाज तथा राष्ट्र के विकास की दृष्टि से संभव नहीं है। वह घर में अन्नपूर्णा बने या न बने, केवल यही प्रश्न नहीं, समस्या यह भी है कि यदि वह अपने वात्सल्य के कुछ अंश के बाहर संसार को देना चाहे तो घर उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता देगा या नहीं, और यदि देगा तो किस मूल्य पर। तो महादेवी वर्मा यहाँ स्पष्ट कर रही हैं कि स्त्री के लिए ये मान लेना कि आदिम काल में उसके जो कर्तव्य रहे हैं उन कर्तव्यों का पालन करते हुए ही उसे बाहर रहना है, या फिर अपने मातृत्व का कुछ भाग उसे बाहर के संसार में भी देखने की ज़रूरत है। तो ये इन सब चीज़ों की इजाज़त क्या समाज उसे दे पाएगा, ये प्रश्न वो यहाँ इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो 1942 में इस चीज़ को लिख रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने
जो सुधारवादी आंदोलन भारत में हुए थे, जिसमें कि सती प्रथा, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, सती प्रथा का विरोध किया गया, बाल विवाह का विरोध किया गया, विधवा पुनर्विवाह की बात की गई, तो उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी सारे आंदोलन हुए उन आंदोलनों में स्त्री के प्रति सहानुभूति रखी गई और उसकी परिस्थिति को बदलने का जो विचार रहा है या नज़रिया रहा है वो पूर्णतः पुरुषवादी रहा है, कि पुरुष ने चाहा कि इस चीज़ से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए तो उसको मुक्ति देने के लिए संघर्ष किए गए, लेकिन वहाँ पर भी उसकी स्वतंत्रता के बारे में किसी ने भी सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि स्त्री की परिस्थिति को बदलने के लिए सहानुभूतिपूर्ण रवैये की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तर्कशील रवैये की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से ही स्त्री के स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि स्त्री जो है अपनी बुद्धि के आधार पर अपने आप को अलंकार मात्र समझने में संतुष्ट नहीं रह सकती है। अब स्त्री आभूषणों से बाहर निकलकर अपनी एक स्वतंत्र छवि भी देख रही है, गहनों के बोझ तले दबकर अब वो नहीं रहना चाहती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि स्त्री अब अपने जीवन के असंतोष के साथ नहीं जी सकती, उसे ज़रूरत है कि वो अपने कार्य क्षेत्र को खुद डिसाइड करे और खुद उसके साथ उसे किस तरीके से जीना है, किस तरीके से रहना है, ये चीज़ स्त्री स्वयं डिसाइड करे। और लास्ट में महादेवी वर्मा इन सब बातों के लिए भविष्य में इसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, इसकी कामना करते हुए इस लेख को समाप्त करती हैं। और वो ये आशा कर रही हैं इस लेख में कि भविष्य में ऐसा हो कि घर और बाहर के बीच में उसे सामंजस्य स्थापित करना है या नहीं करना है, अपना एक ही कार्य क्षेत्र रखना है, घर रखना है या बाहर रखना है, ये सब वह स्वयं निर्धारित करे। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, इस चीज़ की आशा महादेवी वर्मा रखती हैं। और इस पूरे के पूरे लेख से महादेवी वर्मा पाठकों के सामने कई प्रश्न भी छोड़कर जाती हैं। ये कि आज अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम इस चैप्टर में जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं वो बातें आज कितनी सार्थक हुई हैं, स्त्रियों की स्थिति क्या रही है, वर्किंग वुमेन्स और हाउसवाइफ्स दो ये जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, क्या इसमें जो कार्य हो रहे हैं उनका अलग अलग निर्धारण किस तरीके से किया जा रहा है, क्या वर्किंग वुमेन के काम को ज़्यादा आंका जा रहा है, हाउसवाइफ्स के काम को उतना आंका जा रहा है या नहीं, उनके परिश्रम का क्या मूल्य है, बाहर जो स्त्रियां हैं वो किस तरीके के संघर्षों को झेल रही हैं अगर उसने अपना कार्यक्षेत्र बाहर निर्धारित किया है तो, और घर में स्त्रियां हैं तो वो किस तरीके का अपने जीवन में संघर्ष झेल रही हैं, स्त्रियां स्वतंत्रता की ओर बढ़ी हैं तो वो कितना बढ़ पाई हैं और किस तरीके से वो उसको ग्रहण कर पाई हैं, इन सब प्रश्नों को महादेवी वर्मा छोड़ती हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाती हूँ ये सारे के सारे मुख्य किताब में से पढ़ाती हूँ। मेरे इस चैनल से बहुत सारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या कुछ ऐसे जगहों से जुड़े हुए बच्चे हैं जो कुछ नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। उन्हें मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया होता है आपके इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, वो आपके लिए सहायक पाठ्य सामग्री होती है, वो आपके लिए नोट्स होते हैं, वो आपका मेन टेक्स्ट नहीं होता। मेन टेक्स्ट अलग होता है जिससे मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ। इसी में ही बहुत सारे बच्चे मुझे प्रश्न करते हैं कि हमारी किताब में ये कविता नहीं है, हमारी किताब में इस तरीके से कविता नहीं दी गई है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होगी कि आपको ये समझना चाहिए कि आप जो आपको नोट्स और किताब में फ़र्क होता है, मेन टेक्स्ट में और नोट्स में फ़र्क होता है। तो आप नोट्स भी तभी समझ सकते हैं जब आप मेन टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आप मेन टेक्स्ट को भी आप खरीदिए या आप इंटरनेट पर मौजूद मिले आपको तो वहाँ से देखिए उसको। इसके साथ साथ एक और समस्या, बच्चे बहुत अजीब सवाल करते हैं कि अब मैं जब आपको कोई चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ तो मैं उसको पूरी तरीके से उस पर जब मैं खुद आश्वस्त होती हूँ तब मैं आपको उसे समझाती हूँ। तो इस चीज़ पर आप प्रश्न या फिर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए कि मैं चैप्टर का नाम गलत
गलत बताती हूँ या फिर मैं कुछ और चीज़ गलत बता रही हूँ। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उससे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, तो जो मैं बता रही हूँ उसमें आप अपने ज्ञान को ऐड कर लीजिए और आपका आंसर ब्रिलियंट बन सकता है। तो आप ये सब करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मुझ पर विश्वास भी बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।